नमस्कार, मैं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, इसलिए आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा किसने दिया, कहां दिया, किसको दिया और कैसे दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात एक तमिल टेलीविजन चैनल को दिए गए अपने ताज़ा इंटरव्यू में कही है। अब प्रधानमंत्री के इस बात को आप क्या कहेंगे? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उससे ऐसी बात की बदबू नहीं आती है कि चोरी करने के बाद चोर खुद कहे कि अगर वह चोरी नहीं करता तो आप नहीं समझ पाते कि आखिरकार चोरी क्या होती है। दरअसल सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी को भी पता है कि वह झूठ बोल रहे हैं। भाजपा सहित नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति इन्हीं झूठे तौर तरीकों पर आधारित है। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है कि लोगों के बीच इस तरीके से बातें फेंक देनी है कि भाजपा के समर्थक उन बातों को उठा ले जाएं और भाजपा की बेईमानियों को छुपाने के लिए लोगों के साथ फिजूल की बहस करते रहें। सवाल पूछने वाले पलटकर नरेंद्र मोदी से सवाल तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सवाल पूछने की जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई है कि उन्हें अपनी जुबान को नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के प्रवक्ताओं के सामने चुप रखना है। और चुप रखेंगे तभी उनको नौकरी मिलेगी, और महीने की लाखों की सैलरी तभी तक है जब तक नरेंद्र मोदी के सामने उनकी जुबान चुप है। आपको यकीन ना हो तो आप देखिएगा, टेलीविजन चैनल वाले एंकर इसी तरह से, इसी शैली में सवाल पूछेंगे कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ना होता तब तो कभी पता ही नहीं चलता कि किसने चुनावी चंदा दिया है और कितना चुनावी चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। भाजपा के प्रवक्ता से लेकर समर्थक तक इसी शैली में बात करते हुए नजर आएंगे। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस तरह का बियरर बॉन्ड था, एक तरह का वाहक बॉन्ड था जिस पर केवल रकम लिखी होती थी। यह नहीं लिखा होता था कि कौन खरीद रहा है और कौन भुना रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केवल एक सीक्रेट सीरियल नंबर होता था जिसके जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता होता था कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा है और कौन भुना रहा है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में यह बात लिखी हुई थी कि सरकार जब चाहे तब यह पता लगा सकती है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो इसका मतलब यह भी बनता है कि यह बात मोदी सरकार को भी पता होती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाला कौन है और भुनाने वाला कौन है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मोदी सरकार के अलावा भारत का कोई नागरिक और कोई विपक्ष यह बात नहीं जानता था कि कौन किसको चुनावी चंदा दे रहा है। मतलब जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मोदी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है उसकी वजह से यह पता चल पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया है और कैसे दिया है, यह बात खुलेआम बोली गई झूठी बात है। और खुलेआम यह झूठी बात किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी नागरिक ने नहीं, किसी भाजपा समर्थक ने नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही है। दरअसल सच्चाई यह है कि जब यह योजना शुरू हुई थी तभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। 6 साल तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा लिया जाता रहा। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया गया। 6 साल के बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 जजों की, और सभी जो जज थे एक मत थे और उन सब ने कहा कि यह योजना असंवैधानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लोकतंत्र में एक वोटर को यह जानने का हक है कि पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग कहां से होती है। आम बोलचाल के भाषा में इसे आप ऐसे समझिए कि हमको और आपको यह बात जानने का हक है कि हेलीकॉप्टर से नेताजी यहां से वहां जाने के लिए जो पैसा ला रहे हैं वह कहां से ला रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कहां से हो पा रही हैं, इसके लिए पैसा कौन दे रहा है। अखबारों और मीडिया को जो अपनी जेब से चला रहे हैं और अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो इस जेब में, उनके जेब में पैसा कौन डाल रहा है, नेताजी को पैसा कौन देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से यह पता नहीं चलता कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन दे रहा था। इस स्कीम से वोटर के जानने के मौलिक अधिकार पर हमला होता है, उसके फंडामेंटल राइट पर हमला होता है। इसलिए यह स्कीम असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था।
यह सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह बात कही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से यह पता चलता है कि कौन किसको चुनावी चंदा दे रहा है, वह बात इतनी ज्यादा झूठी है कि इसी वजह से कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से यह पता नहीं चलता कि कौन किसको चुनावी चंदा दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार यह नहीं चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत किसने किसको चुनावी चंदा दिया है इसका पता चले। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला। यह बताना काफी, अब झूठ क्या बोला यह सुनिए, कि यह बताना काफी मुश्किल है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा दिया है। बहुत मुश्किल काम है। यह बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कही। यह इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा सार्वजनिक करने में 3 महीने का वक्त लगेगा। मतलब वह तब सार्वजनिक करेगी जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, तब जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों का खुलासा किया। वह खुलासा भी अधूरा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डांटा, तब जाकर के फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुलासा किया। उस खुलासे के चंद घंटे के बाद भारत के गोदी मीडिया और कॉरपोरेट मीडिया से आजाद पत्रकारों ने यह बता दिया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने किस तारीख को कितनी मात्रा में चुनावी चंदा दिया है। मतलब जिस काम को करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह कह रही थी कि उसे 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, उसे महज चंद घंटे में कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा प्रकरण जो है वह यही बताता है कि मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक हों, लोगों को पता चले कि कौन किसको कितना पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है, कितना चुनावी चंदा दे रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए छुपाए गए चंदे का खेल सार्वजनिक हुआ तो एक एक आंकड़ा बताने लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश में खुलेआम कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और उस भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा फायदा पहुंच रहा है वह मोदी सरकार को पहुंच रहा है। साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आई थी, वह भी सीधे दरवाजे से नहीं आई थी, चोर दरवाजे से लेकर आई थी। मतलब जिसके बारे में गुणगान करते हुए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वह योजना इतनी अच्छी थी कि उससे पता चलता कि कौन किसको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चुनावी चंदा दे रहा है, उसे वह चोर दरवाजे की तरह लाई थी। जिस कानून के रास्ते इस योजना को लागू किया गया उस कानून के मसौदे पर बिना चर्चा करवाए ही संसद से इसे पास करवा लिया गया था। उन दिनों भाजपा का राज्यसभा में बहुमत नहीं हुआ करता था, तो भाजपा ने 2018 के बजट के साथ ही इस कानून के मसौदे को पास करवा लिया ताकि वित्त विधेयक के अंतर्गत बजट के होने की वजह से इस कानून पर राज्यसभा में बहस ना हो। इसे बिना राज्यसभा की बहसबाजी से ही पास करवा लिया गया। जब यह योजना लाई गई थी तब भाजपा ने कहा था कि इससे चुनावी चंदे के जरिए खेला जाने वाला जो काले धन का धंधा है वह खत्म हो जाएगा। उस समय इस योजना का विरोध चुनाव आयोग ने किया था, विधि मंत्रालय ने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। इन सभी संस्थाओं ने कहा था कि योजना से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो काला धन है वो बैंकिंग चैनल के जरिए सफेद चादर ओढ़ करके और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में सप्लाई होता जाएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के खुलासे ने इस पूरे खेल को साफ कर दिया है और बिल्कुल यही हुआ। इस योजना के तहत 25 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा मिला है और उसका 50% चुनावी चंदा केवल भाजपा के खाते में गया है। मतलब अकेले भाजपा को जितना चुनावी चंदा मिला है वह सभी प्रमुख पार्टियों को मिले चुनावी चंदे के कुल चुनावी चंदे से भी ज्यादा है। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए चुनावी चंदे में से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केवल भाजपा को मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों के खुलासे से यह पता चलता है कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने तब चंदा दिया जब उन पर भारत सरकार की जांच एजेंसियों ने छापा मारा था, रेड चल रही थी तब वो चंदा दे रहे थे, या उन्होंने चंदा दिया तब जिन पर भारत सरकार की जांच एजेंसी का छापा चल रहा था। यानी जहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जा रही थी वहीं से चुनावी चंदा आ रहा था। इसके अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। कांग्रेस
कांग्रेस आरोप लगाती है कि 38 ऐसे कॉर्पोरेट समूहों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जिन्हें केंद्र या भाजपा की राज्य सरकार से 179 प्रमुख कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिले हैं। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 2004 करोड़ रुपए का चंदा देने के बदले में इन कंपनियों को कुल मिलाकर के 3,80,000 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मिले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए के 41 कॉर्पोरेट समूहों को कुल 56 ईडी, सीबीआई, आईटी छापों का सामना करना पड़ा। इन सभी ने 2592 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। इनमें से 1853 करोड़ रुपए छापेमारी के बाद दिए गए हैं। फर्जी कंपनियों द्वारा दिए गए 583 करोड़ में से 16 सेल कंपनियों ने बीजेपी को 419 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्त मंत्रालय की उच्च जोखिम वाली, मतलब हाई रिस्क वाली निगरानी सूची में शामिल कंपनियां अपने स्थापना के कुछ महीनों के भीतर करोड़ों का दान देने वाली कंपनियां और अपने पेडअप कैपिटल से कई गुना ज्यादा चुनावी दान देने वाली कंपनियां शामिल हैं। यह सारे आंकड़े यही बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन की सप्लाई खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ रही थी। अब फर्जी कंपनियां चुनावी चंदे के तौर पर जो पैसा दे रही थी वह काला धन नहीं था तो और क्या था। जो कंपनियां अपने पेडअप कैपिटल से कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दे रही है तो वह चुनावी चंदा कहां से ला रही है? इसका मतलब है कि वह मुखौटा बनी हुई है, पैसा देने वाला कोई और है। जो कंपनी अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा पैसा दे रही थी वह काला धन नहीं दे रही थी तो और क्या दे रही थी? अगर मोदी सरकार की जांच एजेंसियां जहां छापा मार रही हैं वहां से पैसा आ रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पर्दे के पीछे लेन देन का खेल चल रहा है। उसी लेन देन का खेल जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट चेता रही है। वसूली का खेल चल रहा है, चंदा लो धंधा दो का खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को लेकर नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वह पक्का पछताने वाले हैं। मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि साल 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए, चुनाव में खर्च तो हुआ ही होगा। क्या कोई एजेंसी यह बता पाएगी कि पैसा कहां से आया था और कहां गया और कहां खर्च हुआ? नरेंद्र मोदी की इस बात का जवाब यह है कि भारत के चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि भारत की 99% से ज्यादा जनता भारत की चुनावी लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी से बिल्कुल अलग खड़ी हुई है। साल 2014 के पहले भी जबरदस्त पैसा खर्च होता था और 2014 की चुनाव के बाद तो इसमें कई गुना ज्यादा रॉकेट के रफ्तार से तेजी बढ़ी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साल 2014 से पहले यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन किसको कितना मात्रा में चुनावी चंदा दे रहा है। यह बात ठीक है, मगर पूरी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी चंदे में जुड़ी पारदर्शिता से जुड़े कई जरूरी नियम कानून बदल दिए और इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके ऐसा पारदर्शिता का नियम बनाया कि सब कुछ अंधकार में चला गया। मतलब चुनावी चंदे की पारदर्शिता की स्थिति पहले से ज्यादा और भी ज्यादा बद से बदतर हो गई। जैसे चुनावी चंदे से जुड़ी हुई एक कानूनी बंदिश यह थी कि कोई भी कंपनी अपने घोषित मुनाफे के 7.5% से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा नहीं दे सकती है। मोदी सरकार ने इस नियम को ही बदल डाला। इस नियम को बदलने का नतीजा यह हुआ कि भले ही कंपनी के खाते में मुनाफा बहुत कम ही क्यों ना हो, भले ही कंपनी आज ही की बनी क्यों ना हो, मगर वह अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा चंदा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है और कोई पूछेगा भी नहीं कि पैसा कहां से आया। जितना चंदा देगी उस चंदे को अपने खाते में दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चुनावी चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आ गई थी। मतलब पहले से कंपनियों के खाते से यह पता चल जाता था कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया है। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद पारदर्शिता पूरी तरह से बंद कर दी गई। इस वजह से यह संभावना मजबूत तरीके से बनती है कि चुनावी चंदा के तौर पर काला धन का बैंकिंग चैनल के जरिए सप्लाई किया गया है। नई नई कंपनियां बनी हैं और कंपनियों ने अपनी मुनाफे से कई गुना ज्यादा चुनावी चंदा दिया है। अगर यह बंदिश बनी रहती है कि कोई कंपनी अपने घोषित मुनाफे से 7.5% से ज्यादा का चुनावी चंदा नहीं दे सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना नहीं लागू होती, तो कंपनी के खाते में यह बात दर्ज की जाती कि कंपनी ने कितना किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा दिया है, और इसकी भी संभावना नहीं बनती कि कंपनी के जरिए काले धन का सप्लाई किया जा रहा है। यानी इस नियम को हटा करके और इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना ला करके मोदी सरकार ने 2014 से पहले के मुकाबले चुनावी चंदे के पारदर्शिता को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया।
एक नियम तो यह भी था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी विदेशी कंपनी से चुनावी चंदा नहीं ले सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस नियम को भी बदल दिया था। यानी नरेंद्र मोदी के सरकार के दौर में इसकी मजबूत संभावना बनती है कि मोदी सरकार सहित भाजपा सहित कई पॉलिटिकल पार्टियों को विदेशी संस्थाओं से चुनावी फंडिंग मिली हो। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि साल 2019 के चुनाव में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पिछले 5 साल में केवल 16,000 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग का पता चला है। जो जानकारी मिली है वह पॉलिटिकल फंडिंग की परेशानी में आटे के नमक के बराबर भी नहीं है। मगर जो प्रवृत्तियां सामने आई हैं कि फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया है, जिन पर जांच चल रही है उन कंपनियों ने पैसा दिया है, जिन्होंने पैसा दिया है उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा दिया है उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब हजारों करोड़ रुपए पैसा उन चैनलों से सप्लाई किया होगा जिनकी जानकारी किसी को नहीं है। चुनावी चंदे को लेकर के जो प्रवृत्तियां सामने आई हैं वह लोकतंत्र को आम जनता से काटकर कुछ अमीरों के हाथों में रखने जैसी लगती हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो करोड़ों लोगों की बेरोजगारी के बारे में सरकारें क्यों चिंता करेंगी जब उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए अमीरों से पैसा मिल रहा है? करोड़ों बच्चों की शिक्षा के बारे में सरकार क्यों चिंता करेंगी जब उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए अमीरों से पैसा मिल रहा है? 2G घोटाले का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूपीए के सरकार के दौरान कैग की रिपोर्ट के अनुमान के आधार पर इस घोटाले की चर्चा आज तक की जाती है। यह घोटाला सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला तो सबके सामने खुला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कई तरह की संभावनाएं उजागर हुई हैं। अगर देश का मीडिया नरेंद्र मोदी के कदमों में गिरवी न रखा होता तो पूरा देश नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा होता। नरेंद्र मोदी पछता रहे होते, मगर मीडिया से लेकर के भारत सरकार की जांच एजेंसियों पर मोदी सरकार का कब्जा ऐसा है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर चुप है। उल्टे लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस के खाते को बंद करने का काम किया जा रहा है। विपक्ष को पूरी तरह से चुप कराने का काम किया जा रहा है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।